अगर जंतर मंतर आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान एक लाइन में बतानी हो तो शायद यही होगा कि यह आंदोलन अपनी मांगों से ज़्यादा अपने तरीकों की वजह से याद रखा जाएगा। भारत में आंदोलन होना कोई नई बात नहीं है। लगभग हर दशक में किसी न किसी मुद्दे पर लाखों लोग सड़क पर उतरे हैं, लेकिन ज़्यादातर आंदोलनों में जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है और पुलिस से टकराव होता है, वैसे वैसे हालात भी बिगड़ने लगते हैं। पत्थर चलते हैं, गाड़ियां जलती हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और फिर पूरी बहस आंदोलन के मुद्दे से हटकर हिंसा पर आ जाती है। इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग थी। पुलिस ने बैरिकेड्स में करंट छोड़ दिया, पत्थरबाजी की, आंसू गैस के गोले दागे। खुद पुलिस वालों ने लड़कियों के साथ बदसलूकी की। जो छात्र करीब आने की कोशिश कर रहे थे उन्हें डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया, और डंडे भी वो जिनमें कीले गड़ी हुई। इसके बावजूद छात्र सड़क पर खड़े होकर लगातार मांग करते रहे, अहिंसक रहे। अहिंसा ये तो गांधी की विचारधारा है। गांधी जी का मानना था कि अगर सत्ता अन्याय कर रही है तो उसका जवाब हिंसा से नहीं बल्कि नैतिक शक्ति से दिया जाना चाहिए, जो आंदोलन में देखने को भी मिली। सवाल ये है, क्या देश दोबारा से गांधी की विचारधारा पर लौट रहा है? आज़ादी के बाद के आंदोलनों से ये आंदोलन क्यों अलग है? नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात आंदोलन की। करीब एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। जब इस आंदोलन में सोनम वांगचुक जुड़े तो वो सबसे बड़े चर्चित चेहरे बन गए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के समर्थन में अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी और ऐलान किया कि 20 जुलाई को संसद तक मार्च करेंगे। इस पर सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दी, ना ही सरकार ने बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। करीब 20 दिन भूख हड़ताल के बाद भीड़ इतनी बढ़ गई कि अब इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। आखिरकार 20 दिन बाद पुलिस ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। सरकार को शायद लगा होगा कि आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद आंदोलन और तेज हो गया, और जब संसद तक मार्च की तारीख आई तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस मार्च में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। लाखों की भीड़ दिल्ली की सड़कों पर उतर आई। अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्र और आम नागरिक इस मार्च का हिस्सा बन गए। पुलिस ने पहले से भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ी, पुलिस ने उसे रोकने के लिए लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जिन लोगों पर लाठियां बरस रही थी वे जवाब में न पत्थर उठा रहे थे, न पुलिस पर हमला कर रहे थे और न ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। वे लगातार अपने हाथ ऊपर किए नारे लगाते या शांत खड़े दिखाई दे रहे थे। आज़ादी के बाद भी देश में सैकड़ों आंदोलन हुए, लेकिन समय के साथ आंदोलनों का स्वरूप बदलता गया। जैसे जैसे राजनीति बदली वैसे वैसे विरोध प्रदर्शन में भी टकराव बढ़ने लगा। सबसे पहले बात करते हैं 1973 और 74 के दौर में शुरू हुआ गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। इस आंदोलन की जड़ थी महंगाई, अनाज की कमी और भ्रष्टाचार जैसी बुनियादी समस्याएं थी। शुरुआत अहमदाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की मेस के बिल बढ़ने की शिकायत के साथ हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे राज्य में फैल गया और छात्रों के साथ आम जनता भी जुड़ गई। कई जगहों पर आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ सीधी झड़प की घटनाएं हुई। बसों और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया और इस हिंसा में कई लोगों की जान भी चली गई। नतीजा, मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। नवनिर्माण आंदोलन के बाद लगभग उसी दौर में बिहार में जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में एक और बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। इसकी शुरुआत भी छात्रों की मांगों से ही हुई थी, लेकिन जल्द ही जेपी ने इसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया। सरकार ने शुरुआत में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बातचीत से हटकर दमन पर आ गया। 1975 में देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, लेकिन जब आपातकाल हटा और 1977 में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी। इसके बाद हमें 1990 के दशक में छात्र आंदोलन देखने को मिले। अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया, जिसके तहत
ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात थी। इसके विरोध में देश भर में खासकर छात्रों का आंदोलन भड़क उठा और यह आंदोलन बेहद हिंसक मोड़ ले गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी खुद को आग लगाने की कोशिश की। इसके बाद देश के कई हिस्सों में और छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसमें कुछ की जान भी चली गई। सड़कों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी। इतनी बड़ी हिंसा के बावजूद सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। हालांकि मामला अदालत में गया और आखिरकार 1992 में सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले के बाद ही आरक्षण को क्रीमी लेयर की शर्त के साथ लागू कर दिया गया। इसके करीब 2 दशक बाद 2011 में एक और आंदोलन देखने को मिला, जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर जंतर मंतर और फिर रामलीला मैदान से भूख हड़ताल शुरू की। यह आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले चला और इसमें मध्यम वर्ग की भारी भागीदारी देखी गई। अन्ना के आंदोलन में सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना, एक संयुक्त समिति बनाई गई और लंबी खींचतान के बाद आखिरकार 2013 में लोकपाल एक्ट पास कर दिया गया। इसके बाद सीए, एनआरसी, किसान आंदोलन जैसे कई और आंदोलन हुए। इन सभी आंदोलनों में जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ा तो हालात जल्दी ही हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और जवाबी हमले में बदल गए। इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है। कील वाले डंडों से खड़े खड़े पिटना, करंट खाना, आंसू गैस के गोले सहना और जब हिंसा का जवाब फूलों से ताली बजाकर देना, हिंसा का जवाब अहिंसा से देना, ये हमें किसकी याद दिलाता है? हमने जिस गांधी को पढ़ा है, जेनजी ने उसे सड़क पर उतार दिया है। शायद यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी कहानी है। यह आंदोलन सफल होगा या नहीं, सरकार मानेगी या नहीं, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इसने एक सवाल जरूर छोड़ दिया है, क्या लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अब भी अहिंसा ही है? क्या बिना पत्थर उठाए, बिना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, बिना हिंसा का जवाब हिंसा से दिए भी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है? इतिहास बताता है कि हर आंदोलन अपने पीछे सिर्फ नतीजे नहीं छोड़ता, बल्कि एक तरीका भी छोड़ जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन से सत्याग्रह छोड़ा, जेपी आंदोलन ने सत्ता परिवर्तन की मिसाल छोड़ी। हो सकता है कि आने वाले दौर में जंतर मंतर का यह आंदोलन एक और वजह से याद किया जाए, इसलिए नहीं कि वह कितने लोग जुटे, बल्कि इसलिए कि यहाँ हिंसा के सामने भी अहिंसा को चुना गया, गांधी को चुना गया। किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा सिर्फ सरकार की नहीं होती, जनता की भी होती है। और जब जनता गुस्से के बावजूद अपने लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रास्ते पर डटी रहती है तो वह सिर्फ एक आंदोलन नहीं करती, बल्कि लोकतंत्र के अर्थ को भी याद दिलाती है। आज इतना ही। नमस्कार।